नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी अपना प्रदेश अपना भू कानून। देवभूमि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून समेत अन्य मांगों को लेकर शहीद स्थल में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने शहीद स्थल पर भूख हड़ताल करने से रोक दिया और इससे नाराज आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल गेट के बाहर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि देर शाम पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से उठा लिया, जिससे हंगामा हो गया। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि कुछ विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कह चुके हैं कि अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल राज्य सरकार लाने जा रही है। वहीं मंत्री के इस ऐलान के साथ ही उत्तराखंड में भू माफिया डर की वजह से जमीनें भी बेचने लग गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जनता से ऐसी जमीनों को न खरीदने की अपील की है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के भू कानून मंजूर करने का कार्य भाजपा ने किया है। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिवेंद्र और धामी सरकार के राज्य के भू कानून को कमल किया गया। तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे पहाड़ों में उद्योगों को स्थापित करना बताया गया था। हालांकि अब हरिद्वार से आई खबर है कि उद्योग लाने के लिए ली गई जमीन को प्लॉटिंग कर लोगों को बेच दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों तत्काल सरकार सख्त भू कानून को लागू नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। इस कड़ी में भू कानून मूल निवास संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डे ने भूख हड़ताल पर बैठने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि पुलिस ने कचहरी स्थित शहीद स्थल की घेराबंदी कर दी और गेट पर ताला जड़ दिया। मोहित टेमरी और समिति के पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शहीद स्थल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच गेट के बाहर मोहित टेमरी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे दिन शहीद स्थल के बाहर हंगामा चलता रहा। कई बार पुलिस के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बनी। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। शहीदों के जो सपने हैं तो साकार करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और शहीद स्मारक पर हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर गेट पे ताला लगा दिया गया है। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़कर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे इस अधिकार को भी हमसे वंचित कर रही है। हमारा मानना है कि इस राज्य में भूमि के कानूनों में इतने छेद कर दिए गए हैं कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। सारी हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग मालिक बन रहे हैं जमीनों के और हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत उनकी हो गई है। मूल निवासियों को अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये संघर्ष एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाने का, अपनी पहचान को बचाने का है और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहाँ की उत्तराखंड की जनता का। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ की माता शक्ति ने निभाई, पूर्व सैनिकों ने निभाई, युवाओं ने निभाई। तो आज एक बार फिर उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को ये डर है कि सरकार की जो पोल पट्टी है वो जनता के बीच खुल रही है और सरकार जो बार बार झूठ बोल रही है उसकी कलाई भी इन आंदोलनों से खुल रही है, क्योंकि राज्य की जनता बार बार भू कानून की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार भू कानून पर सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार के पास कांग्रेस और जनता के सवालों के जवाब नहीं है। इसीलिए जो है आंदोलन को या जो भी आज उठा रहे हैं उनको प्रताड़ित करने की नीति पर सरकार चल रही है। निकाय तो हमारे देखिए, लोकतंत्र में देखिए, मेरा तो एक मानना है कि हिंसक न सरकार को होना चाहिए और न किसी आंदोलनकारी को। इसलिए हिंसक अगर किसी की तरफ से भी होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझते लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात कहना सबको अधिकार है। आपको बता दें कि धामी सरकार सख्त
कानून के ड्राफ्ट पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए गैरसैंण में अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। वहीं मुख्यमंत्री अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून के ड्राफ्ट को लाने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ही राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर किया है। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिवेंद्र और धामी सरकार के राज में राज्य के भू कानून को कमजोर किया गया। बता दें कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे पहाड़ों में उद्योगों को स्थापित करना बताया गया था। हालांकि अब इसके दुष्प्रभाव भी दिखने लगे हैं। इसी के तहत हरिद्वार में उद्योग लगाने के लिए ली गई जमीन को प्लांटिंग कर लोगों को बेच दिया गया है। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए। हम भूमि का कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब्त तो हो रही है। अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी ही जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है, उसमें शुरू से खोट रहा है। अभी आप देखिए किस तरीके से जो एफआरआई है उसका भी सर्वे करने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा उनके पास 150 से 200 जो है बीघे के करीब ज़मीन है, और इस तरीके से जितनी भी ज़मीनें हैं सबके वो जिस तरीके से पहले उसको कब्जा कर रहे हैं, फिर उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। आप उसको पब्लिक इम्पोर्टेंस, पब्लिक यूटिलिटी के नाम पे ले रहे हैं कि इससे जनता का भला करेंगे, हम वहाँ पे जो है जनता के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन उसको फिर वही बात आई कि पूंजीपति जो मित्र हैं उनके फेवर के लिए बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी भू कानून क्या लेके आएगी? पहाड़ से लेकर मैदान तक तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया है, आप भू कानून की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों में खोट है। देखिए, कुछ लोगों की फितरत है ये कि विरोध के लिए विरोध करना। हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की मंशा पूरी साफ है, हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है, और जनता हमारी नियत पर भरोसा कर रही है। इसी की नियत पर भरोसा करते हुए हम 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीते हैं। हम केदारनाथ विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करती है। कुछ लोग हैं जिनको कुछ न कुछ मुद्दे जो है लगातार वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन भू कानून पर मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। कुल मिलाकर राज्य में पहाड़ की जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून करने की मांग की जा रही है। इसके लिए लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य करने के साथ ही भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखना होगा क्या राज्य में सख्त भू कानून लागू होगा, क्या पारदर्शिता के साथ भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साथ में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपको हम अवगत कराते हैं। प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। प्रांजल नौडियाल साहब हमारे साथ में हैं, भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। और अभी थोड़ी ही देर में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे। शुरुआत प्रभा बंदूनी जी के साथ में कर लेते हैं। प्रभा जी, विपक्षी आपके आरोप लगा रहे हैं कि भू कानून को कमजोर करने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है, जबकि बीजेपी कहती है कि हमने तो बड़ी मजबूती लाने का प्रयास किया, हमारे आने के बाद से तो भू कानून और मजबूत हो गया, उत्तराखंड के लोगों को उनका अधिकार मिल गया। लेकिन असल में क्या ये कानून कमजोर हुआ? और वर्तमान सरकार क्यों आखिर इस पर विचार नहीं कर रही है? क्यों भू कानून को मजबूत नहीं किया जा रहा है? उत्तराखंड की अपनी जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, अगर मैं अगली सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने पहले ही ये बात घोषणा इस बात की कर चुके हैं कि जो आगे सत्र होगा उसमें सख्त भू कानून का विधेयक लाया जाएगा, सख्त से सख्त भू कानून लाया जाएगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो विधायक भू कानून संशोधन कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। उसमें सारे विशेषज्ञ जनता की राय ली गई है, और उसको बनाने के लिए उसका जो प्रारूप है वो तैयार करने के बाद उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सौंप दिया गया है।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं कि जो आगामी सत्र हमारा विधानसभा का होगा उसमें इस विधेयक को पर चर्चा भी होगी और जितना इस विधेयक को सख्त से सख्त बनाने का काम किया जाएगा वो हमारी सरकार निश्चित तौर पर करेगी। केवल इसको सख्ती नहीं बनाया जाएगा बल्कि उत्तराखंड की जनता के लिए जो भी फैसले इस कानून में आगे लिए जाएंगे, जब इसमें संशोधन होगा तो वो सारे फैसले वो होंगे जिससे राज्य की जनता को लाभ मिलेगा और उनके हितों की रक्षा होगी। और मुझे लगता है कि जनता, राज्य की जनता को भी इस पर पूर्ण विश्वास है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी जो इस पर कड़े से कड़ा कानून भी बनाएगी और राज्य की जनता को उनके अधिकार भी देगी। क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों ही हमने चुनाव देखे हैं, उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद भी जब केदारनाथ की जनता ने हमें विजयश्री दी है, उस वक्त भी हमारे जो विपक्ष वाले हैं उन्होंने यही मुद्दा उनके सामने रखा था, लेकिन फिर भी जनता ने जो हमने उनको विश्वास दिलाया, तो जनता को मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले जो ये विधानसभा सत्र होगा उसमें इसे पेश भी करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो विश्वास दिलाया है, वादा किया है, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, इसका ड्राफ्ट बन गया है और सिर्फ इसको चर्चा के लिए सदन में अब लाना है। और जो भी इसके लिए मैं कह सकती हूँ सबसे अच्छा कानून हमारे राज्य की लोगों की सुरक्षा के लिए होगा, यहाँ के संरक्षण के लिए होगा, संसाधनों के लिए होगा, निश्चित रूप से उसे लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह ना कि देखिए आप कह रही हैं कि हम आने वाले सत्र में इसको क्या कुछ करेंगे, इसके साथ में क्या इसको मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा देंगे, लेकिन मैडम ये कोई आज की समस्या थोड़ी है कि आपने अभी विचार इस पर विमर्श कर लिया कि हमें इसके लेकर क्या करना है। ये समस्या तो बहुत पहले की, और भू कानून को लेकर तो उत्तराखंड के कितने सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने आंदोलन चल रहे हैं, कितनी संघर्ष समितियां हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं सालों से। और अब तक आप डबल इंजन की सरकार खुद को कहती हैं, अब तक अगर ये था तो आपने इस पर काम क्यों नहीं किया, अपने आप में बड़ी बात है। चलिए आशीष नौटियाल जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, भू कानून को लेकर बड़े आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं, मौका आपके पास भी था, लेकिन भू कानून को लेकर आपने क्या कुछ खास किया था? कानून के लिए जो कांग्रेस ने किया वो सबको पता है। जब सरकार बनी थी कांग्रेस की तो उसी टाइम पर कर दिया गया था, उसके बाद भी वक्त वक्त से चेंज किए गए और भारतीय जनता पार्टी ने भू कानून को बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्योंकि भू माफिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं हम केदारनाथ ऐसी थोड़ी जीत गए। ठीक है, आप केदारनाथ जीत गए, अच्छी बात है। केदारनाथ जीतने का जनता को लगा होगा कि आप लोग क्या किसी विश्वास के लायक हैं, पर इस बार जनता पूरा 2 साल, बहुत लंबा समय नहीं बचा आपके पास, 2 साल बचा है। 2 साल में मुझे लगता है जनता बहुत अच्छी तरह पहचान जाएगी कि केदारनाथ में भी आपने किस तरीके के बड़े बड़े वादे किए हैं, उनको आप पूरा किस प्रकार करते हैं, जनता उनको भी देखेगी और भू कानून का आपका वादा जो है उसको भी देखेगी। अभी भू कानून में डिग्री जो हड़ताल पर बैठ रहे हैं वो कोई कांग्रेस के थोड़ी हैं, वो तो एक स्वतंत्र अपने व्यक्ति हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड के मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर वो बैठना चाह रहे हैं तो आप बैठने भी नहीं दे रहे हैं, आप जबरन उठा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की तानाशाही जो है निश्चित जनता एक दिन पहचानेगी और इनको करारा जवाब भी देगी। आप लोग जितना जनता को प्रताड़ित करेंगे, जनता देखिए जब आपको उखाड़ फेंकेगी तो कोई बचेगा नहीं आपका बोलने वाला। आदमी भागेगा, ये बताएगा नहीं मैं कांग्रेस का सदस्य भी था, अपने आप को सदस्य भी नहीं बोलेगा जिस दिन इन लोगों की पिटाई होगी। तो बहुत बुरे हाल है। ये जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि जैसी सरकार में हम आ गए तो जनता ने, हो सकता है इसलिए हमें सरकार में बैठाया कि हम तानाशाही कर लें, हम रेट बढ़ा लें। तो जनता आपके विकास कार्य नहीं है आपके अंदर जो एक गंदी भावना जो है देश के अंदर नफरत फैलाने की, और कुछ नफरती लोग जो इनके जैसे हैं वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। और केदारनाथ की हार को ये बहुत बड़ा ना समझे, केदारनाथ में तो ये वैसे भी हारे हुए हैं। वहां जो वोट पड़े हैं सत्ता के विपक्ष में वोट पड़े हैं। हार तो, जीत तो उससे कहते हैं चंपावत में ही लोग जीते थे, उसको भी एक बार कहते हैं कि मतलब प्रचंड, ये जीत थोड़ी है। आपने सारी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में बैठा लिया और आप कह रहे हैं जीत गए, और प्रधानमंत्री तक पूरा दम लगाकर बैठे हैं और उसके अंदर क्या क्या हेरा फेरी आप लोगों ने की, ये आपको वक्त बताएगा जब असली चुनाव आएगा। तो आप जनता को अपनी बातों को रखने दें, उनको जितना दबाने का प्रयास ना करें। जितना आप दबाएंगे आपके प्रति विरोध फूटेगा और एक दिन आप लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को बचाना। ठीक है, चलिए, और मेहमान हमारे साथ में हैं, पीछे थपलाल साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के। सर, दोनों बड़े दलों को मौका मिला था भू कानून, लेकिन अब तक मजबूत नहीं है। अगर होता तो ये संघर्ष समितियां क्या कर रही होती, अगर मजबूत होता तो फिर ये जो धांधली चल रही है कि कृषि के नाम पर जमीन खरीदी गई, उद्योग के नाम पर जमीन खरीदी गई, बाद में उसको बेच दिया क्या, ये भू कानून में जो बदलाव किया गया था ये मजबूती के लिए असल में था भी या फिर इसको और कमजोर करने के लिए? असल में स्थिति क्या है सर प्रदेश के भीतर?
देखो, जो उत्तराखंड में ये भू कानून लगा, हम्म। तिवारी जी की सरकार में शुरू में ही ये कानून लग चुका था। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकारें ईमानदार हों तो सख्त भू कानून कहने की भी जरूरत नहीं है। भू कानून अपने आप में एक कानून होता है जिसकी रक्षक सरकारें होती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरे राज्य का कि सरकारों ने अपना दायित्व निभाते हुए माफियों के हाथ में खेलती रही है। और इसकी परिणति ये हुई है कि राजनीतिक दल, चाहे कोई भी इस उत्तराखंड राज्य में जो है आज के दिन में, वो बौने पड़ गए हैं इन माफियों के आगे। और भारतीय जनता पार्टी की मानो सरकार ने कस्में खा दी हैं इस राज्य को बेचने के लिए। हम खुले आंखों से देख रहे हैं कि मेरे सरकार का पूरा ताकत झोंक रही है मेरे उत्तराखंड को बेचने में। जब राजनीतिक दल इस दिशा में फेल हुए तो उत्तराखंड के युवाओं ने पहल करते हुए आगे बढ़त की और उन्होंने इस लड़ाई को अपने हाथों में ली। और हाथों में लेते हुए कल आपने देखा कि किस तरह से इन मतलब ये तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार भी, हम आंदोलन कर रहे थे, इतनी दरिंदगी नहीं देती थी, इतनी निरंकुश नहीं थी जितनी हमारी कहने वाली अपनी सरकार निरंकुश है। हम कहाँ बैठे थे? हम एक शहीद स्थल में शहीदों के जगहों में बैठे हुए थे। क्या तकलीफ थी सरकार को कि जो हमें वहां से भी बाहर कर दिया? तुमने सब जगह से हमें आंदोलन की कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां से हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सके। लेकिन खैर, लेकिन जब चुनाव में इनको जीत मिलती है वो हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और इनको जनता तक पहुंचाने का काम राजनीतिक दलों का होता है और राजनीतिक दल इसमें विफल रहे हैं। हमने जनता को समझा नहीं पाया। जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों को 3 कानून नहीं समझा पाया, इसलिए मेरे को 700 किसानों के मरने के बाद याद आई कि मैंने गलत कानून ले आया था। वही हालत है आज कि आज इनको समझ में नहीं आ रही हमारी लोकप्रिय सरकार को, जिसको थोक के भाव लोग आंख बीच के विश्वास कर रहे हैं कि इसकी जनता की आज उत्तराखंड का युवा मजबूर है अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए। ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा है उत्तराखंड का युवा, आज जेल में लग चुका है। हमें शर्म आती है कि हमने किस राज्य की 42 आदतों के बाद मिला हुआ राज्य आज पूरी तौर से माफियों के हाथ में जा चुका है। आज सरकार किस तरह से, मैं छावड़ा में देख रहा था, यहाँ पे देहरादून में 300 बीघा जमीन लेकर एक मुश्त और एक स्कूल के नाम पे दे दी गई है। कल हमने इंडस्ट्री वालों को पूछा कि ये इंडस्ट्री के जो तुम्हारी यूनियन बनी हुई है जो सरकार के आगे उठ बैठ करके नमन करती रहती है, कि क्या तुम्हें मालूम है कि आज उद्योग को मांग के लिए लोग जगह मांग रहे हैं? लेकिन नहीं, इनको सर्विस सेक्टर के नाम पे उत्तराखंड की जमीन को गुजरात के पूंजीपतियों के हवाले करना है और ये करके रहेंगे। इसीलिए ये मुख्यमंत्री बजट सेशन का नाम लेकर हमें बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है इस राज्य की देवतुल्य जनता को। और सचमुच वो मुझे पूर्ण विश्वास है, भले ही इस समय जीत रहे हों, लेकिन जो हालत इनके प्रीवियस नेताओं का हुआ है वही हाल इस नेता का भी होगा, जो खुले तौर से इस राज्य की जनता को बेवकूफ बनाते हुए इस राज्य के संसाधनों को बेचने में उतारू हो रखा है। मैं ये सल्यूट करता हूं अपने युवाओं को कि वे लड़ रहे हैं। कल आप भले आज कांग्रेस बोल रही हो या हम बोल रहे हो कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कल ये अभिमन्यु की तरह इस लड़ाई को लड़ रहे थे वहां पे चक्काचरी में। मैं खुद देखने, पांगती जी भी देख रहे थे किस तरह हमारे युवा ऊपर छत पे चढ़े हुए थे और किस तरह पुलिस यानी शहीद स्थल पे ताला लगाकर बाहर खड़ी होकर अंग्रेजों को भी मार दे रही थी। जो हो रहा था, अन्य पांगती जी ने उनके आ गए, उन्होंने बोला क्या हो रहा है मेरे राज्य। ये हालत है इस राज्य की कि कभी हम अगर उसको जाते हैं, बेरोजगार जाते हैं, बोलते मार दिया मार दिया मार दिया। आज बेचारे हमारे भूमि ये जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं भू कानून और मूल निवास की, वो क्या बाहरी कोई आतंकवादी थे जो तुम ताला लगाकर उस शहीद स्थल को तुमने
बहुत बड़ा अपराध किया है धामी सरकार, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस बात को हम जनता के आखिरी कोने तक ले जाएंगे ठीक है। जब तक हम जिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपराध की बात आप कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता के साथ में छलावा हुआ है और जनता के मन की आज भी वही बात है। सबसे पहले अब हमारे साथ में प्रांजल नौडियाल साहब हैं, सचिव भू कानून संघर्ष समिति, उनको लेंगे। स्वागत सर आपका। सर, लंबक से भू कानून के लिए आपकी समिति संघर्ष कराई, दो बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मौका मिला, आज दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो बेहतर काम किया था। कांग्रेस कह रही है हमारे दौर में जो भू कानून के लिए सबसे बेस्ट हो सकता था स्टेप हमने वो उठाया था, और बीजेपी भी कुछ वही कह रही है कि अभी आने वाली बैठक में ही हम इसको और मजबूत करने का काम कर देंगे। सर, लेकिन क्या इनको लेकर वाकई में मजबूती के साथ काम हुआ या प्रदेश की अपनी जनता के साथ में सिर्फ छलावा होता रहा और बिजनेस माइंडेड जो लोग थे वो इस कानून का फायदा उठाकर और मजबूत होते चले गए? देखिए गरिमा जी, पहले तो धन्यवाद इस विमर्श में मुझे शामिल करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो घटनाक्रम कल हुआ है, बात हमारी सही हो सकती है, बात हमारी गलत हो सकती है, लेकिन विरोध का जो हमें संविधान ने एक अधिकार दिया हुआ है कि हम किसी भी बात का, सरकारों के किसी भी इस तरह की जो स्कीम्स हैं उसका जो है विरोध कर सकते हैं। उसका कल जो जिस तरीके से सरकार ने वहां पर शहीद स्थल पर, जो कि हमारे लिए बड़ी पुण्य जगह है, वहां जो है हमारे 42 शहीदों ने शहादत देकर इस राज्य को बनवाया, और जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता के साथ मोहित डिमरी जी को वहां से उठाया, हम सब लोगों को वहां से उठाकर जो है गाड़ियों में भरकर हमें वहां दूर एक कोने में फेंकने का जो काम किया है, वो जो है एक निंदनीय काम है, एक शर्मनाक काम है। जैसे थपलियाल जी भी कह रहे थे कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम जो है शुरुआत से ही अपना कोई क्षेत्रीय दल यहाँ मजबूत नहीं कर पाए, और हमें जो है ये राष्ट्रीय दलों की कठपुतली बनकर जो सरकारें यहाँ बनी हैं, उन्होंने इस प्रदेश को बेचने का, इसके संसाधनों का लूटने का लगातार काम किया है। मैं आपको बता दूं, जब ये राज्य बना था तब से जो है इतने सारे जो है कानूनों में फेरबदल जो हुए हैं। हम क्या कर रहे थे? हम मांग कर रहे थे कि अभी तक जो कानूनों में बदलाव आए हैं 2018 से लेकर और 2023 तक जो कानूनों में बदलाव हुए हैं, हम चाह रहे थे कि उसमें जो है उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। हम तो इतने समय से देख रहे हैं, ये राज्य बना 2000 में, इसमें ये पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी, इसमें मैदानी भाग जोड़ा गया। किस लिए जोड़ा गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन और कृषि के नाम पर, और वहीं से जमीनों का बंदरबाट यहाँ शुरू हो गया था। 1 रुपए 2 रुपए एकड़ प्रति भूमि के नाम प्रति भूमि एकड़ भूमि यहाँ पर जो है तमाम पूंजीपतियों को यहाँ पर दी गई इतने लंबे समय से। उसके बाद वो 500 वर्ग मीटर वाला जो है कानून आया, जो बाद में 250 वर्ग मीटर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन हमने देखा उसके बाद भी लगातार यहाँ पर कानूनों को लचर किया गया। जब सारी आधे से ज्यादा जमीनें तो तभी बिक गई थी जब ये राज्य बना, और जब तक जो है इसमें कुछ बाध्यताएं लाई गई। और हम 2018 में देखते हैं कि 143 के कानूनों में, 154 के कानूनों में जो बाध्यताएं थी वो पहले त्रिवेंद्र सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ से खत्म करी, और जो है उसके बाद जून 2022 में धामी सरकार ने इसको पूरी तरीके से खत्म किया। जब आप कानूनों को लचर करने की कोशिश करते हैं तो आप रातों रात अध्यादेश ले आते हैं। और अब इतने लंबे समय से जब जो है मांग चल रही है इस प्रदेश में जो है एक मजबूत भू कानून लाने के लिए, बार बार आवाज उठ रही है, जनता इसमें सड़कों पर है, तब जो है आपको एक नया सत्र चाहिए, अगला सत्र चाहिए। आपको जो सत्र मिल रहे हैं उसमें आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, बेशर्मी के तौर पर अपने भत्ते बढ़ा रहे हैं आप, और उसके बाद जो है आप जमीनों की बंटरबांट के लिए पूरी तरह से उसे खुला छोड़ दे रहे हैं। इस प्रदेश में हो क्या रहा है? कहां गया जॉर्ज एवरेस्ट का? आपने मामला देखा होगा, इतनी बड़ी जमीन जो है एक पूंजीपति को वहां पर दे दी गई है, कंपनी को दे दी गई। और आपने टोंगे के फॉरेस्ट, कहां गए वो? कहां है चाय बागान, टी एस्टेट कहां है? मुक्तेश्वर में किन लोगों की जमीनें हैं? एक नहीं हजारों मामले इस प्रदेश में लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हमने पौधा में देखा, पूरे एक रियल एस्टेट वहां पर डेवलप हो रही है जिसमें ज्यादातर जमीनें जो है अब अधिकारियों के नाम पर हैं। आरटीआई से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। एक जो है भूमि जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है, वहां एक कॉलेज के नाम पर है लाल तप्पड़ में, और उन्हीं के परिवार के एक सदस्य। ये हो क्या रहा है इस प्रदेश में? और हम क्या मांग कर रहे थे आपसे? हम मूल निवास पे आपकी डेफिनेशन मांग रहे थे, हम मूल निवास पे आपका स्टैंड चाह रहे थे कि वो क्लियर करें आप। हम चाह रहे थे कि तुरंत प्रभाव से जो है ये जो आपने जमीनों में फेरबदल किए हैं उसको तुरंत आपको निरस्त करना चाहिए, हम ये मांग कर रहे थे। और आपने हमें कितनी बर्बरता से अपनी ही जगह से हमें एक पीसफुल धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, हमारा अधिकार था ये, और आपने किस तरीके से हमें उठाकर वहां पर जो है वहां से उठाकर और वहां फेंकने का काम किया। शर्म आनी चाहिए सरकारों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ठीक है,
ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास में वापस लौटेंगे। प्रदीप कुकरेती साहब हमारे साथ में हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। सर, राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और आज ये हालात हैं कि देखिए कितने सारे आंदोलनकारियों की जान भी गई, तब जाकर ये राज्य मिला और बड़े मुद्दों को लेकर उनकी ओर से लड़ाई लड़ी जाती रही, खासतौर पर भू कानून या बहुत सारे ये वो चीजें हैं जो उत्तराखंड के साथ हमेशा से जुड़ी आई हैं, लेकिन बावजूद इसके समाधान संपूर्ण रूप से आज तक नहीं मिल पाया है। भू कानून को मजबूत नहीं किया गया, जबकि उत्तराखंड वासियों का ये सबसे पहला हक है, लेकिन क्या मजबूती के साथ उनको मिल पा रहा है? सर, अनम्यूट कीजिए सर। गरिमा जी, मैं ये कहूंगा कि अब जो इस तरह की जो जितनी भी परिचर्चाएं होती हैं, अब कई बार ये लगता है कि अब हमें भी, मैं कहूंगा कि चर्चा के नाम पे या डिमांड के नाम पे जैसे कोई घिसी पिटी सी बात हम बार बार कह रहे हैं तो बोरियत सी भी आने लगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जैसे चैनलों को, आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि आप उन मुद्दों को, उन शहादतों को, उन बातों को समझते हुए अक्सर उस पर चर्चा करते हैं, जबकि कई लोग दूसरी तरह की चर्चाएं करते हैं ताकि जो है उसमें दूसरी तरह की अपील बढ़ जाए, लोगों की, दर्शकों की वो बढ़ जाए। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारे उन मर्म को समझते हुए उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और हम लोगों को उसमें शामिल करते हैं। निश्चित रूप में मैं फिर वही रिपीटेड किसी भी बात कहूंगा कि अपरिपक्व राजनीतिक लोगों के कारण हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और उसके बाद जब परिपक्व होते तो वो राज्य बनने के, मैंने फिर कहा कि 2 से 4 साल 5 साल के अंदर कर सकते थे, वो तत्कालीन सरकार से लेकर चुनी हुई सरकार में कर सकते थे। और अगर तिवारी सरकार का फायदा में किसी को कोई कमी नजर आती तो वो अगली दूसरा सत्ता आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, वो उसको दुरुस्त कर सकते थे। अब इसमें किसी पे आक्षेप लगाने का भी, आरोप का समय भी नहीं है, क्योंकि सबको बराबर मौका दिया गया। ये बिल्कुल वही हुआ कि तुम्हें भी 1 घंटा दिया गया, दूसरे को भी 1 घंटा दिया गया। तुम इस 1 घंटे में 100 रुपए में क्या सामान खरीद के लाओगे, क्या बिल्डिंग मटेरियल बनाओगे, क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे? तो दोनों तरह की पार्टियों को, दलों को ये मौका दिया गया, लेकिन उसमें पिसा कौन? आम जनमानस, वो हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, जो हम लोग तब भी सड़कों पे थे, आज भी सड़कों पे है। लेकिन इस बात की पीड़ा मुझे है कि ये राजनीतिक परिपक्वता के ऊपर जब राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ प्रवेश करती हैं और जब उन्होंने हमारे राजनेताओं का बौद्धिक क्षमता देखी तो उन्होंने क्या करा कि किसी ने भाजपा में ले गया, कोई कांग्रेस में ले गया। हमारे को, हम लोग बेरोजगार थे, तिवारी जी ने हमें भी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए हमें भी कहीं उसमें मुंह में, हमें कहीं नौकरी में दिया, कहीं रिजर्वेशन में दिया, तो हम भी क्षेत्रीय दल मजबूत ना हो जाए। ये शायद उनकी, ये मैं अब इस बात को समझता हूं कि शायद ये उनकी दूरदर्शिता रही होगी। हमारी तो मजबूरी थी कि हमें रोजगार दीजिए, हम कहाँ जाए? 2002 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लोग विधानसभा में लग रहे हैं, सचिवालय में लग रहे हैं, हमारी तो मजबूरी हो सकती है। लेकिन मैंने ये देखा कि तिवारी जी ने शायद दूरदर्शिता लगाई कि उन्होंने ये कहा कि ये, इससे पहले कि ये लोग आपस में इकट्ठे होकर कोई क्षेत्र दल मजबूत ना हो जाए, इनको अलग, इनको कुछ सुविधाएं दे दीजिए। तो निश्चित रूप में स्वाभाविक सी बात होती है, मुझे कुछ चीजें मिलेंगी तो, क्योंकि हमारे लोग, बहुत लोगों ने जवानी खोई है। तपलियाल जी यहाँ पे हैं, उनको मालूम है कि हमारे लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने रिटायर होने के बाद जो लोग एक आराम करने का समय होता है, जो पेंशनर थे उनको पेंशनर का समय होता है, युवाओं को अपनी तैयारी का समय होता है। सबके सब जो है, ऐसा नहीं है कि सब जो है पढ़ाई से चौपट रहे होंगे। मैं स्वयं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल करके मैं BHL से कर रहा था, हमारे साथी थे और थे, कोई बीटेक वाला था, कोई इंजीनियरिंग वाले थे। ऐसा नहीं है, हमारे इस मूवमेंट की खासियत ये है कि इसमें इंजीनियर से लेके, चाहे वो सेना का इंजीनियर रहा हो, क्या वो बीटेक वाला रहा हो, या जो दूसरी क्लास से लेके, किसान से लेके, मात्र सबका पसीने की उससे ये राज्य बना है। लेकिन पीड़ा इस बात की होती है कि आज 24 साल बाद मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा कानून एक बढ़िया सा बना के दे दीजिए, जितनी भी जो जमीन बची हुई है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये जनता का दबाव है, आप लोगों की, मीडिया का दबाव है कि आप इस पर चर्चा करते हैं, तो सरकारों को ये निकालना पड़ता है कि अब फलानी जगह जमीन नहीं बिकेगी, अब फलानी जगह हम ये नियम लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो है हो जाए, थोड़ी सी समझदारी से काम ले। और इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको थोड़ा दलगत से उठना पड़ेगा। मूल निवास के ऊपर और भू कानून में आप फेरबदल, उसमें अंतर मत समझिए। आप अभी केवल अगर आप सतर्क घूमे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो खेल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि चाहे सत्ता भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, सबने सामने वाले की कमजोरी समझ के उसको
एक आध पट्टा पकड़ा के जो है लीज दे के उनको अपनी तरफ करने का काम किया है, मित्र विपक्ष बनाने का काम किया है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कई चीजों में देर लग रही है। चलिए ठीक है, अब बीजेपी के पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ में हैं। प्रभा जी, देखिए वही बात निकलकर सामने आई कि आज भले ही बीजेपी ही सिर्फ माफ कीजिएगा, कांग्रेस ही सिर्फ आप पर आरोप नहीं लगा रहे कि ये राजनीतिक दल है, अभी उतनी ही शिकायत प्रांजल नौडियाल साहब को भी आपसे थी और उतनी ही प्रदीप कुकरेती साहब को भी है। क्या किया जा रहा है मैडम? आप कह रही हैं कि हम इस बार की बैठक में कर देंगे। भू कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति किस तरीके से उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं, ये अभी थपलियाल साहब की बातों में भी साफ तौर पर नजर आया। लेकिन लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। अनम्यूट मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है। गरिमा जी, मैं आपको ये बताऊंगी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, अगर भू कानून की मैं आपको बात करूं तो जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी तिवारी जी की, तो उन्होंने तो 500 वर्ग मीटर की भूमि का प्रावधान रखा हुआ था। तो जब हमारी सरकार यहाँ पर आई, तो जब भाजपा की सरकार उसके बाद आई, तो हमने 250 वर्ग मीटर उस भूमि को किया। तो आप ये बताइए कि उसको सशक्त किसने बनाया? अब ये बोल रहे हैं कि सुन लीजिए आशीष जी, सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके पास में। आशीष जी सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास में ही आएंगे, प्लीज प्लीज, बीच में नहीं। उद्योग लगाने की बारी आई, तो जब उसमें उद्योग लगाने में आप कहां तक उसको विकास की ओर ले जाने के लिए कामयाब हुए? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो यहाँ पर और नफरत फैलाने की आप बता रहे थे, अगर मेरे को तो ये लगता है, अगर आज यहाँ पर भू कानून हम ना लाए होते तो आप तो इसको वक्फ बोर्ड को दे दिए होते। अभी हम लैंड जिहाद का मुद्दा लेकर आए हैं, तो आप मुझे ये बताइए आपका कितना उसमें समर्थन मिल रहा है? अभी वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वही वक्फ बोर्ड आपके घर में आ जाएगा, आपके पहाड़ों की जमीन में चला जाएगा। वो बोलेंगे ये जमीन हमारी है, तो आप उनको तो आप खुशी से दे देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर मैं गरिमा जी बोलूंगी वक्त लग रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारे, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे 5000 एकड़ की जो धार्मिक भूमि अवैध रूप से कब्जे में कर ली गई थी, उसको हमारी सरकार ने ही वापस लेने का काम किया है। लेकिन उस पर इनको, विपक्ष को नहीं पता, अगर उसके लिए ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? इनको पता है कि ये इनके तुष्टीकरण की नीति का ही है कि जो हमारी इतनी जमीन अवैध कब्जे में जा रही है धार्मिक रूप से, और अगर इनका बस चले तो ये उसको भी वक्फ बोर्ड को देने के लिए अपने हाथ खड़े करेंगे कि नहीं, उसमें हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब मैं ये बताऊं, जो भू कानून है उसमें देरी, हमने अगर कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि अगले बजट सत्र में ये आएगा, तो निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो हमारी भूमि, ये भी साथ में कहा गया है कि जिस प्रयोजन के लिए वो ली गई थी, कि वहां पे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, लेकिन ये भी संज्ञान में आया है कि जिन लोगों ने भूमि ली लेकिन उसमें वो कार्य नहीं किया गया, तो उनसे वापस भी ली जाएगी और उसको राज्य सरकार में निहित किया जाएगा उस भूमि को। ये उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है। चाहे वो प्लॉटिंग का हो, किसी ने मकान बनाए हैं, तो जहां पर भी ये पाया जाएगा कि उन नियम कानूनों का पालन नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने क्लियर कहा है कि उसको समाहित किया जाएगा राज्य सरकार की भूमि में। तो उसके लिए आंकड़े भी जुटाने हैं और उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी। और मैं आपको बता दूं कि 13 जिलों की उसकी रिपोर्ट आ गई है कि भाई कहाँ कहाँ कौन सी भूमि है। तो जब इस पे चर्चा होगी विधानसभा अगले सत्र में, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे भी वहां पर उठेंगे। तो जो हमारी भूमि अवैध रूप से गई भी है, उसको भी वापस लेने का काम सरकार करेगी। अगर जल्दबाजी में ऐसा काम करेंगे तो जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी हमारे उत्तराखंड की भूमि ले ली है, क्या हमसे वापस ना ले? तो ये सब आंकड़े जुटाना, फिर उस पर व्यापक रूप से चर्चा करना, ये तो मैं समझती हूँ बहुत जरूरी बात है इस फैसले को लाने से पहले। और दूसरा, मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लोग जो ये अभी केदारनाथ वाली बात कर रहे थे कि मोदी जी सत्ता, तो आपने कौन से वहां पे कम षड्यंत्र किए हैं? आप कौन से, आपके पास आरोप लगाना आपका काम है, विरोध करना आपका काम है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो जनता को पता है और जनता ने इसका जवाब आपको दे दिया है। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, प्रदर्शन है कोई बात नहीं, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, वो कर सकते हैं। और मैम बात प्रदर्शन की नहीं है, प्रदर्शन तो करेंगे ही ना, प्रदर्शन करते आए, प्रदर्शन न करते तो उनको ये राज्य ही नहीं मिलता। प्रदर्शन और आंदोलन करके ही उनको ये राज्य मिला है, तो इसमें आप रोक नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये कि आखिर कब से किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर विचार करती ना। और अगर ये सरकार सोचती तो शायद आज ये जितनी समस्याएं जिसको लेकर तब प्रदर्शन कर रहे थे जब राज्य मिला, उसी को लेकर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप लोग सत्ता में बैठकर सत्ता की मलाई चख रहे हैं। प्रदीप जी देखिए, मैंने उन सभी बातों के बिंदुओं पे आपको बताया है कि जो आने वाला ये सत्र होगा उसमें इन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी। और जो आंदोलनकारी, वही बात है ना कि देखिए आने वाले सत्र में इन चीजों को चर्चा होगी। बहुत से मुद्दे हम जब भी चर्चा करते हैं तो यही तो सुनने को मिलता है। चलिए ठीक है, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, मैम उनको
को रखना चाहिए कि होगा बिल्कुल इसमें बिल्कुल, निश्चित रूप इसी से आने विश्वास वाले पर वो उसमें इतने काम दिनों किया से रह रहे जाएगा। हैं। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, गरिमा जी, मैं समझा केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि त्रिवेंद्र रावत जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? उन्होंने, जब ये तिवारी जी का उदाहरण दे रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड का बात करने लग रहे हैं, तो अगर त्रिवेंद्र जी थे तो उन्होंने क्या सही कानून लेके आए थे वो? और अगर वर्तमान में आप मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप 2018 का सारी पॉजिटिविटी तब दिखाई देती है, अब 18 में जो गलतियां हुई हैं उस गलती को, त्रिवेंद्र जी ने इतनी बड़ी मिस्टेक करी है। एक तो वो सीधे सीधे उन्होंने दरवाजा खोल दिया सबके लिए, बुलंद दरवाजा, कि आओ और कहीं भी बैठ जाओ। उसके अलावा उन्होंने दूसरा तो बहुत नुकसान किया युवाओं का, कि एम्प्लॉयमेंट में अब नाम दर्ज कराना जरूरी नहीं है, पूरा भारत यहाँ आ जाओ। तीसरी गलती उन्होंने क्या करी, उत्तराखंड राज्य अनुकारी सम्मान परिषद का जो कार्यालय जो बदस्तूर पूरे चला आ रहा था, उस पर उन्होंने ढक्कन लगा दिया। तो किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ तो पहले उस चीज को दुरुस्त करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आशीष नौटियाल साहब कुछ कह रहे थे। आशीष साहब, हालात तो वही आपके साथ भी रहे ना, मौका जनता ने आपको दिया था। अब यूकेडी, इसमें मैं उससे क्या पूछूं, यूकेडी के पास सत्ता नहीं आई, सत्ता में आप भी थे। आज जिस मुद्दे पर आप यहाँ पर विपक्ष में बैठकर विरोध कर रहे हैं, ये मौका आपके पास था, लेकिन तब आपने भू कानून को कितना मजबूत कर दिया। आप कह रहे हैं कि सबको पता है, क्या पता है सबको? क्या संपूर्ण समाधान हुआ सर? गरिमा जी, हाँ। उस समय वक्त की आवश्यकता तो जो थी, नारायण तिवारी जी को विकास पुरुष ऐसी थोड़ी कहा जाता है। उन्होंने विकास किया है, उन्होंने यूपी के अंदर भी किया है, उत्तराखंड में भी किया है, आईडी पार्क की स्थापना उन्होंने करी, उन्होंने ही अपना शेड्यूल बनाया। तो आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं। उन्हें पता था कितने वर्ग मीटर होना चाहिए, उसके बाद अगर उसकी राज्य को आवश्यकता है तो कम भी किया जाता है। उन्हें पता था कि भू कानून होना अति आवश्यक है, तभी तो भू कानून ने 500 वर्ग मीटर तक का रखा। उसके बाद जब यूकेडी के समर्थन से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो यूकेडी वालों के कहने पर उसे 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। उसके बाद जब यूकेडी भी साथ नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी अकेली थी, तानाशाही रवैये में थी, तो त्रिवेंद्र जी को लगा भैया ये तो काम नहीं चल रहा है, खर्चा चाहिए, तो उन्होंने जो है उसको खत्म करने का काम किया। ठीक है, क्या खत्म, नारायण तिवारी जी ने अगर 500 वर्ग मीटर तक का रखा हुआ था, तो क्या उस टाइम पे उद्योग धंधे नहीं लग पाए थे? सारे उद्योग धंधे उसी समय की तो देन है। इन लोगों के आने के बाद तो उद्योग धंधे बंद लेकिन होने पहाड़ों का जो हम जो जिस मुद्दे पर आज बात हो रही है, नौटियाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो वहाँ पे जो भू कानून आ रही है, तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? ठीक है। अभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। अगर जनता की समस्याओं को आपने समझा होता तो आज कम से कम आपके अपने प्रदेश में आपका अपना भू कानून होता, और जिसकी मांग लगातार आंदोलनकारी ये संघर्ष समितियां सालों से कर रही हैं, आम जनता सालों से कर रही है, वो पूरी हो चुकी होती। चलिए, वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। प्लीज शांत हो जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो शहीद स्थल में भूख हड़ताल पर धरने पर लोग बैठे हुए। भू कानून वो एक मुद्दा जो सालों से प्रदेश के साथ चला रहा था, उस पर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। अब देखना होगा सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।